झांझरिया उसकी झनक गई। I did about 95 films in 10 years. मैं तो सिंगर हूँ लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, मैं गा नहीं सका फिर। तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई झांझरी। मैं आया हूँ सिंगर बनने और इस तरह से मुझे म्यूजिक डायरेक्शन का चांस मिल जाएगा और मेरा सिंगिंग का पैशन जो है ना वो अंदर ही रह जाएगा। साथ तेरा बेकरार मैं बेकरार, दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। मुझे बड़ा दुख होता है कि लिरिक राइटर्स को सबसे कम पैसा मिलता है। राइटर्स नहीं होते तो सिंगर बोलता क्या। जिंदगी में मिल जाए एक 10 लड़की बस बढ़िया सी। इतनी सी थॉट डायरेक्टर ने बताई। बख्शी साहब ने गाना लिखा, किस शहर में रहती है वो, उसे ढूंढूं यहाँ वहाँ कहाँ 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 कहाँ। जी, ये आनंद बख्शी साहब, इसको बोलते हैं राइटर। गिफ्टेड हो सकता है कंपोजर, गिफ्टेड हो सकता है सिंगर, लिरिक राइटर मेहनत से बनते हैं। अरिजीत एक क्रिएटिव सिंगिंग करता है, कैलकुलेटिव सिंगिंग नहीं करता है। मतलब अपनी धुन में मगन होके वो गाता है। सोनू का तो मतलब मैं ये कहूँगा कि उनको उसको तो ऑटो ट्यून की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ही इज़ वेरी परफेक्ट सिंगर। लेकिन उनका फिर यही भी कहूँगा कि उनका जो अंदाज है ना कैलकुलेटिव है। दिल चोरी साड़ा हो गया, फिर अभी भी लोग कहीं समझते हो हनी सिंह का गाना है। मैं तो एक बार हैरान ही हो गया, हनी सिंह अवार्ड ले रहा था उस पर। मैंने कहा यार ये तो मेरा गाना है, तो बता तो देते। कांटे में मुझे बिल्कुल ब्रांड नया सॉन्ग चाहिए था, तो मैंने वहीं पे उनके लिए वो गाना कंपोज कर दिया था। मंगदा नसीबा कुछ और है। और जो लोग कहते हैं ना गाना बड़ी मेहनत से बनाया, ये सब मैं मानता नहीं। गाना तो मेहनत से खराब होता है। हेलो आनंद सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू वेरी मच। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सर के लिए कि आपने इतने साल से हमें इतना प्यारा म्यूज़िक दिया है। मतलब बचपन से मैं 95 बॉर्न हूँ और आपका जो म्यूज़िक है मतलब अभी भी वो प्ले होते हैं वो सब गाने। सर थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। So nice of you. और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। सो बताइए आप कैसे हो, क्या चल रहा है? I'm very happy to come here. I'm really telling you कि मैं आपके पॉडकास्ट देखता रहता हूँ सब। बहुत ही ज़हीन तरीके से आप पूछते हैं सवाल और इतना ज़्यादा फ्रीडम भी देते हैं सामने बोलने के लिए, तो इट्स अमेजिंग। थैंक यू सर। आज हमारी ऐसी की तैसी मत करना, सीधे सवाल ही पूछना। सर वो तो पता चलेगा अभी कैसे बात नहीं होगी। बट सर बताइए कैसे चल रहा है, अभी क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में अब लाइफ की बात करी तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हेन 1995 में आई केम इन बॉम्बे, तो ये तो सबको मालूम है कि मेरा स्ट्रगल बॉम्बे में आके इतना लंबा नहीं था। मुझे ट्रेन में कोई बंदा मिल गया था, आपको मिस्टर सुंदर दीपक करके, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी डायरेक्टली ऑन द फर्स्ट डे टू मिस्टर टीनू आनंद। लेकिन इससे पहले जो स्ट्रगल था ना मेरा, वो किसी को मालूम नहीं है। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 1984। हाँ, 84 में मुझे एक्चुअली बेसिक इंस्टिंक्ट गॉड ने एक आवाज़ दे दी थी। मुझे गाने का बहुत शौक़ था, म्यूज़िक कंपोजिंग और ये अपना लिरिक राइटिंग का इतना मेरा शौक़ नहीं था। तो 3-4 साल तो मैंने ऑर्केस्ट्रा पार्टीज़ में, वहाँ होती है ना जैसे ब्रिज रंगीला, प्रेम भाटिया, इस तरह के ऑर्केस्ट्राज होते थे, उनमें आई यूज़ टू गो एंड परफॉर्म दोस्ती में। सर मुझसे गाना गवा लो, मुझे गाने का ही शौक़ है। ऐसा भी होता था कि स्कूल कॉलेजेस में भी मैं रिसेस में कैंटीन में लोगों के साथ, तो कॉफ़ी मेरे से पी ले लेकिन गाना सुन ले। तो वो एक बहुत गाने का बेहद शौक था मुझे। पैशन जो था ना सिंगिंग का था, बचपन से ही सिंगिंग का बहुत पैशन था। रफ़ी साहब के गाने, किशोर के गाने, आर डी बर्मन साहब के, सबके गाने गाता था मैं। तो 1984 में ना मैंने देखा कि गज़ल्स का बहुत दौर चला, तो पंकज उदास की गज़लें बहुत फेमस होती थी। मैंने कहा यार हम भी शॉल डाल के ना एक गज़ल का एल्बम बनाते हैं। तो अब मैंने एक एल्बम बनाई थी बेहतरीन। तो ये बेहतरीन, पंकज उदास की एल्बम आई थी आफरीन। मैंने कहा यार हम बेहतरीन रख देते नाम। फिर मैंने जितने भी पंकज उदास की गज़ल्स थी उनको सबको रिवर्स लिखा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि हम कवर वर्जन सेल नहीं कर सकते, अपनी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। तो वो जो लिखने का शौक़ था ना मुझे, इस वजह से हुआ कि दिल्ली में कोई लिरिक राइटर नहीं था। माय फादर हैड अ ज्वेलरी शॉप, तो फैमिली चाहती भी नहीं थी कि मैं म्यूज़िक में ऐसे जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा शौक़ था, दीवानगी थी, तो मैंने उसका पूरा मज़ा लिया। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि मुझे लगा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं रफ़ी साहब का गाना गा रहा हूँ तो मुझे प्राउड फील होता था कि मैं मतलब ऐसे लेजेंड्स के गाने गाता हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या है।
ना लिरिक्स मेरा है, ना ट्यून मेरी है, ना कंपोजिशन मेरी है, तो मैं तो सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा का सिंगर ही हूँ। वो चीज़ ने मेरे अंदर जज्बात जगाए कि नहीं यार, अपनी आइडेंटिटी करनी है तो अपना गाना होना चाहिए। अब अपना गाना कैसे बनाएं? बॉलीवुड इंडस्ट्री तो बॉम्बे में है, दिल्ली में है नहीं। तो दैट स्ट्रगल, दैट वो एक प्लीजिंग स्ट्रगल था मेरे लिए। एकेडमिक एक्सरसाइज मैंने करना शुरू किया, जोड़ तोड़ करके गाने लिखने शुरू किए। और मैंने जो सबसे पहला गाना लिखा था, क्योंकि हम ज्वेलरी शॉप में ही बैठते थे, तो पहला गाना मेरी लाइफ का वो था, झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी भी, सर से सरक गई मेरी नजर, उससे मिली तो उसकी नजर, शर्मा के झुक गई झांझरी। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई रिटन। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, यार गाना तो लिख सकता हूँ मैं। देन फिर ये एल्बम, आप इसका ज़रूर इनले कार्ड दिखाइएगा ऑडियंस को। तो ये सर ने मुझे दिया है। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमर्शियल एक कोशिश थी। बहुत सारे लोगों को मैंने, कॉलेज के दोस्तों को बोला, अपने टीचर्स को बोला, सर मेरा शाम को शो कर रहा हूँ, आप सब लोग आओ। मैंने कुछ गज़लें बनाई हैं। तो मैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा मास अपील में शुरू से मुझे बहुत शौक़ था, मैं बहुत क्लासिकल में नहीं जाता था। मुझे होता था कि मुझे मुशायरों की शायरी नहीं करनी थी, आम लोगों की करनी थी, जिसको खाली शायर समझ सके, जिसको खाली संगीतकार समझ सकें, ऐसा संगीत नहीं बनाना था मुझे। जैसा कि हर इंसान को समझ आए, मासिस को, क्लासिस को। तो मुझे पंकज उधास की गज़लें थोड़ी कमर्शियल लगती थी। उनकी एक गज़ल थी, हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो मैंने उसका रिवर्स कर दिया, जब आए नहीं खुमार तो मैं थोड़ी क्यों पिया करूं, पीते हुए को टोकना साकी नहीं उसूल, ये सीकर लबों को जाम भर, कोशिश तेरी फिजूल, ये समझाना है बेकार ये कि थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से हुई। जैसे अगला था उनका गाना एक अपना, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, उसको हमने उल्टा कर दिया, ज़रा सरका दो नकाब नज़र बेकरार है, होगा ज़माना ख़राब हमें तुमसे प्यार है। इस तरह से आई मेड अबाउट 7-8 गज़ल्स दिल्ली में, सेम ट्यून्स। ये दिल्ली में? हाँ, ये दिल्ली में। हाँ। ये 1984 में मैंने बनाया। तो मैंने एक डैड को बोला, डैड थोड़े बहुत पैसे चाहिए मेरे को, ये रिकॉर्ड करनी है। तो रिकॉर्ड करके मैंने दोस्तों में खूब डिस्ट्रीब्यूट किया, फ़ोटो वोटो लगा के अपनी, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड। तो उसके बाद ऐसा भी सिलसिला शुरू हो गया कि जब महफिलें होती थी, लोग कहते यार तू अपने वाला सुनाना यार, फिल्म वाला नहीं, अपना सुना जो अपना बनाया। तो मैं बहुत सारे गाने बना बैठा था, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, काले लिबास, इस तरह से काफ़ी गाने बनाए हुए थे। तो 84 से लेके अबाउट 95-6 साल तक मैं दिल्ली में ही कॉलेजेस में ट्रॉफीज़ लेके आता था। आई वॉज डूइंग सिविल इंजीनियरिंग एट दैट टाइम इन GB पंत पॉलीटेक्निक। वहाँ मुझे इसीलिए रखा हुआ था, ट्रॉफ़ी ले आएगा म्यूज़िक इंटरनेशनल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में। तो कई बार तो ऐसा भी होता था, उस पर मैप्स बनाते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग में नक्शे बनाते, तो नक्शे में किचन के ऊपर शेर ही लिखा होता था। तो लेकिन एक जुनून था, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सब अपना, कि यार आनंद आएगा, रौनक लगेगी। तो वो रौनक लगाना एक मुझे एक नेचुरल मेरे अंदर पहले से ही वो था, गॉड ने मुझे दिया था। मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो जब मुझे आता था तो फिर सबको भी आता था। तो एफर्टलेसली चीज़ें करते हैं तो एफर्टलेसली एक्सेप्ट भी होती हैं। तो वहाँ से फिर बहुत सारा मैंने स्टडी करना शुरू किया। नदीम श्रवण, अनु मलिक जी, आनंद मिलिंद, सब टॉप जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, उनकी म्यूज़िक स्टडी करना शुरू किए कि यार ये क्या है, गाने कैसे बन रहे हैं। फिर रेडियो पे गाने सुनते थे तो मैं गाना बंद कर देता था बीच में कि यार अगर यही गाना मेरे को बनाना होता तो मैं क्या बनाता। तो उस तरह से आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड अब क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था, मैं जो ख्याल लिखता था उसको मैं पढ़ता नहीं था, उसको मैं गाता था ख्याल को। और जब मैं गाता था तो वो धुन बन जाती थी। अब वो बाद में मुझे समझ में आया कि यार ट्यून और म्यूज़िक अरेंजमेंट की वैल्यू तो तभी है जब उसमें शब्द आएंगे। तो करेक्ट, शब्द आते हैं तो गाना प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज यू कैनॉट सेल इट। तो शब्द लिखने का जो
एक जुनून मेरे अंदर संवार हो गया, मुझे समझ में आ गया मैं डाडा डाडा करके तो गाने नहीं सुनाऊंगा किसी को। अगर बॉम्बे कभी जाना भी पड़ गया मुझे साल 2 साल में, तब तक ऐसे कभी दिमाग में नहीं था कि तब तक बॉलीवुड? नहीं, मेरे जहन में था ही सिर्फ सिंगर बनना था। मैं इसलिए गाने बनाता था कि यार मुझे गाने, इसलिए मेरे शुरू के गानों में फीमेल सॉन्ग्स ही नहीं होते थे, क्योंकि मुझे शौक था कि मुझे अपने ही गाने के लिए जाना है। तो दैट वाज माय बेसिक इंस्टिंक्ट कि यार जाएंगे बॉम्बे में, अपनी एल्बम बनाएंगे। उस टाइम पे पॉप एल्बम्स वगैरह होती नहीं थी। तो मैंने कहा एक तो सामने अनअपोज्ड इलेक्शन होगा बॉलीवुड में, तो फिल्में मुझे करनी नहीं, तो पॉप एल्बम में कोई सामने खड़ा नहीं है, तो हो सकता है अपना सिक्का चल जाएगा। तो बहुत सारा स्टॉक बना दिया, बना के जब देन आई स्टार्टेड, जब मैंने गाने सुनने शुरू किए और बनाने शुरू किए, तो 2-3-4 साल में 300-400 गाना इकट्ठा हो गया मेरे पास। मुखड़े बनाता था मैं, खाली अंतरे नहीं बनाता था, 3-4 सालों में नहीं करता था। 3-4 सालों में मेरा ब्रीफकेस भर गया। एंड 1992 में मैंने फादर को बोला कि मेरे को जाना पड़ेगा बॉम्बे। तो आई एम एल्डेस्ट अमंग माई 6 ब्रदर्स सिस्टर्स। तो कहते भैया दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है, तो यहाँ दिल्ली में कर रहा है अपना, मस्ती कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ये गाने ये मेरा प्रोडक्ट है, ये किसी के गाने नहीं है, यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, तो मैं एक बार तो जाऊँगा। तो उन्होंने 1 साल टला, 2 साल टला, फिर एक बार ऐसा हो गया कि मैंने उनको बोल दिया, मैंने राजधानी की टिकट करा ली है। तो बोले मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ तेरे को, 6 मंथ्स का टाइम देता हूँ। अब देखो, आदमी कहता तो ऐसा मैंने किया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। व्हेन थिंग्स हैपन्स ना, वी ऑलवेज से वी हैव डन इट, व्हेन वी डू नथिंग हैपन्स। मैं नेचर कॉल को बहुत बिलीव करता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का पहला जो ट्रिप था बॉम्बे का, वो मैंने कई अपना इंटरव्यूज़ में भी बताया है मुझे, कि मुकद्दर क्या चीज़ होती है, कि स्ट्रगल कैसे ख़त्म होता है अगर भगवान चाहता है तो ट्रेन में हम लोग जिस कंपार्टमेंट में थे उसमें बहुत सारे कैमरास लटके हुए थे। तो मैंने किसी से पूछा, सिर्फ 2 बर्थ खाली थी, तो मैंने उनसे पूछा ये सर इतना कैमरास क्यों लटके थे? वो वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स की कोई बहुत बड़ा सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर उसके लिए जा रहे हैं। ठीक है सर। तो हम बैठ गए, अपनी बर्थ पे मैं बैठ गया। इवनिंग अबाउट 4:55 पे ट्रेन चली, 7:15 7:30 बजे मुझे आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मैंने नीचे देखा, नीचे सोडे खुल रहे हैं। अब शायद कोक पी रहे होंगे सोडे में मिला के। तो शेर व शायरी शुरू होगी, किसी ने शेर सुना दिया, एक दूसरा वाह वाह शुरू हो गई। तो मैं ऊपर चुपचाप बैठा, कहा यार भाई शेर सुना रहा है यार, और अपने को नहीं बोलने दे, अपने को तो शेर। मैंने कहा भाई साहब इसका जवाब दूँ अब? तो उसने ऊपर देखा मुझे, कहता पीते हो? मैं कहा नहीं जी पीता तो नहीं हो। कहता फिर ऊपर ही बैठे रहो। मैं कहा जी ले लेता हूँ कभी कभी मैं। तो कहता फिर आ जाओ नीचे। तो उन्होंने फिर अपना बातचीत शुरू कर दी। मैंने शेर का जवाब दे दिया उनके, दूसरा सुनाया, दूसरे का जवाब दे दिया। अब लकीली क्या था कि जो मैं सुना रहा था ना वो मेरे शेर थे। तो वो जो सुना रहे थे वो तो रिपीट कुछ गालिब साहब के थे, किसी के थे जिनके शेर थे। तो बोला भाई ये शेर किसने, ये किसका शेर है? मैं कहा ये तो मेरा ही है। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली सर शायर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ बेसिकली, आप गाना सुनोगे क्या? तो देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। तो मैंने उनको पहला गाना वो सुनाया झांझरिया, उसके बाद फिर वो सुनाया प्यार किया तो निभाना। तो बोले यार ये एक बंदा था उधर जो लीडर था उनका, उसका नाम सुंदर दीपक था। बोला ये जितने तूने गाने सुनाए हैं, अब हुआ क्या, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ गया। अब बीच में एक आदमी बोला यार तू, हमें तो रफ़ी साहब का गाना पसंद है, को रफ़ी साहब का गाना सुना दे। तो मेरी तो ऐसी लॉटरी खुल गई, क्योंकि मैं रफ़ी साहब का दीवाना, इतना बड़ा दीवाना हूँ। तो वहाँ से मैंने उनको वो गाना सुनाया, जब ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो, खोया खोया चाँद। तो मेरा पैशन, मैंने फिर ढेरों गाने सुना दिए उनके, उसको वो गाना भी सुना दिया, कहना है इस तरह से
महफिल लग गई, एक के ऊपर एक आदमी जमा हो गए। और तो सुंदर दीपक बड़ा स्मार्ट, अब कहता यार ठीक है ये फिल्म तू अपने वाले सुना जरा। मैंने 8-10 और गाने सुना दिए। एंड ही सेड एक काम करेगा, तुझे पता है तुझे लेने कौन आ रहा है, तू बॉम्बे किसको जानता है? मैं कहा सर मैं तो ट्रेन से उतरूँगा तो लेफ़्ट राइट मुझे कुछ पता नहीं, मुझे इतना पता है बॉम्बे में 3 स्टूडियोज़ मैंने नाम सुने हैं, एक सनी स्टूडियो है और एक महबूब स्टूडियो और एक सहारा स्टूडियो। ये तीनों एड्रेसेस मेरे पास हैं, वहाँ जाऊँगा सर, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मैं देखूँगा कैसे होती हैं। तो मुझे तो कोई जानता नहीं। कहता तेरे को कोई नहीं जानता ना, तो तुझे लेने कौन आ रहा है पता है? मैं कहा कौन? कहता आज शाम को तेरा डिनर मेरे साथ है टीनू आनंद जी के घर पे। टीनू आनंद जी ने कालिया बनाई थी, शहनशाह बनाई थी, तो ही वॉज मेकिंग मेजर साहब फिल्म एट दैट टाइम। ABCL की पहली प्रोडक्शन थी। मैंने कहा सर ये तो मतलब कैसे होगा? कहता है होगा ऐसे, तू वहाँ पे गलती से मत बताना जाने के बाद कि तू मुझे ट्रेन में मिला है, तूने वहाँ यही बोलना तू मेरी मासी का लड़का है और 3-4 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है बॉम्बे जाने के लिए। मैंने कहा सर मैं आपकी मौसी का ही लड़का हूँ और कुछ हूँ ही नहीं आज के बाद। एंड द गाय वाज सो जेन्युइन को वाकई वही हुआ। जब जिप्सी थी ओपन लेने आई उनको, उन्होंने मेरा बैग रखवाया गाड़ी में, तो रवि मल्होत्रा जो इन्होंने खेल खेल में फिल्म बनाई थी, वो टीनू आनंद जी, ये सब उनके सब दोस्त यार थे। उन्होंने मुझे होटल लिंक वे में अपना रूम लिया हुआ था और मुझे वहाँ पे बोला तू यहाँ रुक जा, और मेरे को एक रूम ले दिया। शाम को पार्टी है टीनू जी के घर पे, तो तूने जितने ट्रेन में गाने सुनाए ना तेरे वाले, वो वाले तू वहाँ ज़रूर सुनाना। एंड दैट वाज द नाइट। रात को 9:30 बजे आसपास में पहुँचा, डरता हुआ हालत। म्यूजिशियन मेरे पास कोई था नहीं, तो बोला उन्होंने दीपक जी अपना टीनू यार है मेरी मासी दा मुंडा है, बहुत यार कमाल दा लड़का, नू तू जेब विच रख ले बस। इस तरह से उन्होंने पंजाबी में बात करी। तो टीनू जी तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बैठो बैठो। तो आपको पता उनकी आवाज़ भी बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे तो मैं डरा डरा बैठ गया। तो एंड थोड़ा उनका खाना पीना दौर शुरू हुआ, तो उसके बाद मुझे बोले यार तू गाने सुनाना यार आ जा। तो मैंने गाना सुनाया पहला, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी, समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाएगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टीनू जी साइलेंट बैठे रहे। दूसरा सुनाया झांझरिया, तीसरा सुनाया, चौथा, ऐसे करके 10-12 गाने सुना दिए। प्यार किया तो निभाना भी सुनाया था, जो उन्होंने बाद में मेजर साहब में यूज़ किया था। 12-13 गाने होने के बाद टीनू जी बोले कि सॉन्ग नंबर 1, 3, 7, 9, 13 ये तो किसी को मत सुनाना। अब मैंने कहा यार इतना शार्प आदमी कैसे हो सकता है कि गाने के बोल नहीं बता रहे, नंबर बता रहे हैं, मतलब ही हैज़ काउंटेड इन हिज माइंड कि ये गाना सुनना है। मैंने कहा सर मुझे पहला और आखिरी याद है, बीच वाला तो पता नहीं नंबर क्या है। फिर सारे गाने दोबारा सुनाया गए। फिर देन ही सिलेक्टेड द सॉन्ग्स, अकेली न बाजार जाया करो, प्यार किया तो निभाना, एक दिल चोरी साडा हो गया भी था उसमें, लेकिन वो फिर बाद में यूज़ किया था उन किसी और फिल्म, हनी सिंह ने गाया। हाँ नहीं हाँ बाद में रीमिक्स उसका हनी सिंह ने किया था। अभी भी लोग कई समझते हो हनी सिंह का गाना है। मैं तो एक बार हैरान ही हो गया, हनी सिंह अवार्ड ले रहा था उस पर, दिल चोरी साडा हो गया पे मिर्ची अवार्ड्स में मैंने कहा यार ये तो मेरा गाना है, तो बता तो देते कम, तो कुछ बात ही नहीं हुई थी तो नहीं कुछ नहीं है। तो खैर रीमिक्सेस में हम लोग राइट्स लिख देते हैं कंपनीज को, तो वो फिर उसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकते, कोई नहीं, गाना तो हमारा ही फेमस होता है, रॉयल्टी भी हमारे पास ही आती है। हाँ। तो सर अभी आपने पूरी जर्नी बताई, ठीक है, जब ये आप इंडस्ट्री में आए तो ऐसे कोई आपको किस्सा याद है कोई एक्टर्स के साथ या कोई डायरेक्टर के साथ जो अभी भी आपको याद है? हाँ हाईलाइट बहुत ही बेहतरीन किस्सा क्या हुआ, जब टीनू जी ने जब बोला ना कि ये 6 महीने तक तो अभी स्क्रिप्ट पे काम चलेगा, 6-7 महीने, तो ये फिल्म कार्तिक राजा कर रहे हैं, इलिया राजा के बेटे, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता तेरा इसमें म्यूजिक होगा, अमित जी को गाने पसंद आने चाहिए, अमित जी को सुनने दे, गाने पसंद आने चाहिए। तो मुझे वहीं पर ही मैं डर गया, मैंने कहा ये तो हाथ से गया मामला।
तो फिर दूसरा ये 6-7 महीने तो अभी स्क्रिप्ट बनने में लगेंगे, तो मैं बाकी 6 महीने का टाइम लेके आया, मैं 6 महीने में करूँगा क्या? तो मैंने फिर टीनू जी को रिक्वेस्ट किया, मैं कहा सर आप मुझे कहीं और भी मिला सकते हैं। तो उन्होंने बोला तुम मिल 1-2-3 दिन में मुझे दोबारा मिलो। तो एकदम से उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा ये गाने किसी को सुनाना मत। तो फिर टीनू जी एक पिक्चर में एक्टिंग कर रहे थे, उसका नाम था मासूम फिल्म का। तो वो होम अलोन्स के ऊपर बच्चे की फिल्म बन रही थी, जिसमें गाना था छोटा, मेरा गाना था वो छोटा बच्चा जान के कोई आंख दिखाना रहे। ये किस्सा बड़ा गजब का हुआ। टीनू आनंद जी ने मुझे एक म्यूजिक कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया, टाइम ऑडियो वीडियो कंपनी। उस टाइम पे टिप्स एंड वीनस वर द मेन टॉप कंपनीज एंड टी सीरीज। तो टाइम ऑडियो वीडियो कंपनी नई म्यूजिक कंपनी थी, तो उन्होंने शायद श्रीमान आशिक फिल्म का म्यूजिक रिलीज़ किया था, नदीम श्रवण का। तो टीनू जी ने मुझे बोला तू मिल परवीन शाह को, मेरा नाम ले देना। तो मैं उनके ऑफिस में जाना शुरू किया। 1 महीना 1.5 महीना हो गया, टाइम नहीं दे रहे, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो उनकी एक सेक्रेटरी थी शैला करके। मैंने कहा शैला जी सर मैं 1.5 महीना हो गया आते हुए, मुझे एक कहती है काम करो, आप ऐसे नहीं होता है, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अब फ़ोन नंबर मेरे पास था नहीं, मैं तो मैंने एक छोटा खोली टाइप, एक डैड को तो यही बोला था यहाँ पे मुझे टीनू आनंद जी मिल गए हैं, शोर मचा दिया था तगड़ा मैंने कि आप अब टेंशन मत लो, आप बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर। तो आई जस्ट डैड प्लेस, वहाँ पे फ़ोन नहीं था, तो पड़ोसी का नंबर था, मैंने उनको दिया वो नंबर। कहती मैं आपको फ़ोन करूँगी, कभी आपको आना चाहिए। तो एक दिन 3-4 दिन में शैला जी का फ़ोन आ गया, आज सर फ्री बैठे हैं, आ जाओ आप। मैं पहुंच गया, मैंने कहा मैं कम इन सर। तो शैला जी ने ऑलरेडी बता रखा था, काफ़ी दिन से आ रहा है, प्रवीण भाई इसको टाइम दे दो थोड़ा। तो मैं अंदर गया तो बोले हाँ बताओ। मैं कहा सर टीनू जी ने आपका नंबर, हाँ तो नंबर दिया था, तो करना क्या है? मैं कहा सर मैं ना, मेरे पास एक कैसेट है, इसमें 15-16 गाने हैं, मैं दिल्ली से स्क्रैच डेमोज़ बना के लाया हूँ, तो आप सुन लीजिए। कहते किसके असिस्टेंट हो तुम, कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ पहले काम किया है? मैं कहा नहीं सर मैं तो गाने के लिए आया हूँ, तो आप मेरे गाने सुन लीजिए, अगर अच्छा है तो मेरी एल्बम मुझे बनानी है। खैर उन्होंने टीनू जी का मन रखने के लिए गाना लगा दिया। अब पहला ही गाना उसमें वो था, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए, हाय हाय करे जाए, पायल है तेरी या उलझन है। ये अच्छा लगा उनको। दूसरा गाना सुनाया, काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। अब तीसरा सुनाया, झांझरिया एंड नाउ ही, बैठो आराम से बैठो। उन्होंने ब्रदर को बुलाया अपने, हसमुख शाह को। हसू लड़का आया, टीनू ने भेजा है, तो अच्छा लग रहे गाने मुझे। तो सारे गाने सुनने के बाद मुझे बोलते हैं प्रवीण शाह जी, सैल्यूट टू द पर्सन, आई विल कंसिडर हिम एंड टीनू जी माई गॉड फादर। कहते ये गाने लिखे किसने? मैं कहा जी लिखे तो मैंने ही हैं। कहते तो धुन किसने बनाई? कहते धुन तो सर मैंने ही बनाई है। कहते तो गाए किसने? कहते गाए तो सर मैंने ही है, मैंने ही गाने हैं। कहते यार तू अपनी कैसेट पकड़, पहले सोच क्या तीनों में से एक क्या करना है। मैं कहा नहीं सर, मैं तो एल्बम बनानी गाने की, आई वॉन्ट टू सिंग दीज सॉन्ग्स। कहता तू पागल हो गया है, कुमार शानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम सब टॉप पे चल रहे हैं, और हमारी अभी म्यूज़िक कंपनी शुरू हुई है, तेरे को सिंगर लॉन्च करेंगे हम। तो अपने को ये तो भैया एक काम कर, अपने को एल्बम वगैरह नहीं बनानी, अगर तेरे को फिल्म में गाने बेचने हैं तो हम वी कैन कंसिडर दैट पार्ट। तो मैंने कहा सर मतलब 1-2 गाने तो मेरे से, कोई 2-3 गाने तो मेरे से गवा लीजिए, झांझरिया मैं गा देता हूँ, या बाकी किसी और से गवा लेंगे। बोला यार तू एक काम कर, तेरे को टीनू ने भेजा ना, टीनू से सलाह कर ले पहले क्या करना है तेरे को। मैं टीनू जी को फ़ोन किया, उनका सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो टीनू जी ने बोला साले इससे अच्छा तेरे को क्या लग चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर तो सिंगर को चांस देता है, तो जब मर्जी अपना गाना गा लियो, बन जा म्यूज़िक डायरेक्टर।
गाने बेच दे उनको। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी। तब जाके परवीन शाह ने बोला, यहाँ पर वो डायरेक्टर का किस्सा आपको बताता हूँ किस वजह से वो फिल्म मिली। मासूम फिल्म बन रही थी, महेश कोठारी करके डायरेक्टर थे, मराठी, पहली फिल्म थी उनकी, नई स्टार का, सिंदर कुमार, आयशा जुल्का। डायरेक्टर को बुलाया गया, उन्होंने बोला यार मेरे को ये जितने गाने हैं इनमें से 5 गाने तो मेरे को चाहिए ही चाहिए फिल्म में। तो डायरेक्टर बोला सर बच्चे की फिल्म है, उसमें मैं ये सब रोमांटिक गाने कैसे डालूंगा, अगर कोई बच्चे का गाना है इनके पास तो फिर तो, कहते नहीं पहले बच्चे की फिल्म है तो ठीक है, लड़का जर्नलिस्ट है, लड़की भी वो गांव से आई है भाग के, तुम कोई रोमांटिक एंगल क्रिएट करो। फिर उन्होंने रोमांटिक एंगल क्रिएट किया। चलो सर मैं बना दूंगा सर, ले लूँगा ये गाने, लेकिन बच्चे का गाना तो चाहिए ना पहले, वो गाना तो फाइनल हो जाए तो फिर हम कंसिडर करते हैं इस पिक्चर को कैसे करना। तो मेजर साहब से पहले फिर ये म्यूज़िक जब, तो महेश कोठारी बैठे, मैंने कहा सर बच्चा मतलब बच्चा कैसा है सर, क्या गाना? कहता बच्चा बदतमीज़, आँख दिखाता है बड़ों को, कोई बात समझाए समझता नहीं किसी की बात। तो चाय वाय पी रहे थे वो, तो कहते कुछ भी ऐसा अपने को गाना चाहिए कि ज़ुबान पे आ जाए। तो एज कितनी है सर बच्चे की? एज तो 9 साल 10 साल, तो छोटा बच्चा है। तो वो छोटा बच्चा दिमाग में मैं कहता हूँ, मैंने कहा एक लाइन सर आ रही है, अगर ऐसा करें कुछ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिंग 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 टिंग। तो मैं टिंग 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 कर बोला, टिंग 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 की जगह क्या आएगा? मैं कहा नहीं सर आपको इतनी लाइन पसंद है, छोटा बच्चा जान के। कहता ये तो लाइन पसंद है। मैं कहा सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, ये ना ड्रॉप की तरह मुझे बारिश की एक बूंद आई है, इसको मुझे दरिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मुझे टपका है। आपने एक्सप्लेन किया तो आपकी ही वाणी को मैंने धुन में कन्वर्ट कर दिया कि छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। गिव मी 1 वीक टाइम, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं, 1 हफ्ते नहीं 3 दिन बाद ही मैं गाना लेके चला गया, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख। 3 दिन में आपने बना लिया। अक्ल का कच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे, ना दिन दिन ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना। नो ही गॉट इम्प्रेस्ड। अब कहानी में परवीन शाह जी की कंडीशन थी, ये जो तेरी पालों की छन छन कैसे फिट करोगे, काले लिबास कैसे फिट। देन ही मेड द स्टोरी, देन द ऑल सॉन्ग्स वर गॉट फाइनलाइज्ड एंड दैट फिल्म वाज अनाउंस्ड ऑन माय नेम। यानी अनाउंस नहीं की थी उन्होंने, गाने रिकॉर्ड कर लिए मेरे सारे। और रिकॉर्ड करने की भी बात आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैंने उनको बोला सर मैं तो बॉम्बे में म्यूजिशियंस को जानता नहीं। तो बोले म्यूजिशियंस के लिए तो टेंशन मत कर, सुरेश लालवानी टॉप के अरेंजर हैं, नरेश शर्मा टॉप के अरेंजर है, सुरेंद्र सोडी, ऐसे 5-6 अरेंजर्स के नाम लिए। कहते गाना तूने बनाया है, तेरे गाने को सजाने के लिए हम फुल अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन जो तू रिदम्स बना के लाया डेमोज में, मुझे वो बहुत पसंद है, तो हम इसी रेफरेंस से ही अरेंजर को। तो देन अरेंजर वाज कॉल्ड मिस्टर सुरेश लालवानी। उन्होंने फिर ये जो तेरी पायलों की छन छन कमाल का बनाया। एंड फिर उसके बाद जब बच्चे का गाना रिकॉर्ड होना था तो मुझे ना लग रहा था कि कोई नया साउंड चाहिए, क्योंकि उन दिनों में मैं रहमान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। रोज़ा के उनके गाने आए थे, उनका एक गाना कुची कुची रकमा करके भी आया था, तो मैंने कहा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक। और वैसे भी मुझे ना इंटरनेशनल साउंड डिज़ाइन का बड़ा शौक है। आपने देखा मेरा कांटे का म्यूज़िक भी आपको पता होगा। बेशक मैं बात देसी करता हूँ, लेकिन उसमें वलैती टच डालना मेरा शौक है, जैसे वेलकम में भी गाने में। हाँ इस तरह से। तो मुझे मॉडर्निटी एक उस टाइम का जेंजी फ्लेवर, मतलब जैसे होता है ना, मुझे क्रिएट करना था। आई डिडंट वांट इट के भी टिपिकल ढोलक तबले, और अब वो सबके जैसा मैं बनाता तो सबके जैसा लगता। तो दैट वाज द, आई रिस्पेक्ट सलीम सुलेमान फॉर दैट, क्योंकि सलीम सुलेमान वर द म्यूजिशियंस उस गाने में। तो मैंने सलीम सुलेमान को कांटेक्ट किया कि आप ये गाना हमारे लिए करें। तो वो बॉलीवुड से बहुत हेट करते थे सब, जितने भी जिंगल्स वाले लोग थे ना। हाँ। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या हो गया था कि पहले जो जितने भी एडवर्टाइजिंग लाइन के लोग थे ना, देवर उनका एक ग्रेड अलग ही कॉर्पोरेट लेवल का स्ट्रक्चर होता था, तो वो लोग हेट करते थे, वो बॉलीवुड म्यूज़िक इतना पसंद नहीं करते थे। तो मैंने कहा यार दोस्त मुझे नया साउंड चाहिए, कैसे भी करके आप इस गाने को करिए। एंड थैंक्स टू दैम उन्होंने वो गाना फिर मेरे लिए किया।
and after that great regards for them. Salim Suleiman today they are very big because of their own capability, their own potential. But Salim Suleiman did 200 songs with me as programmers and musicians. मेरे ना अभी दिमाग में बहुत सारे सवाल है आपने, हम लोग आई थिंक 90s एंड के 2000s में हम लोग पहुंचे थे कॉन्वर्सेशन में, बट एकदम सीधा सवाल है आपसे कि ऐसी कोई चीज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में 90s में या एकदम 2000s की अर्ली स्टेज जो था कि जो लोगों को पता नहीं है कोई भी एक चीज़ इंडस्ट्री के बारे में, बताना चाहोगे कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या नॉर्मल इंडस्ट्री से हो? देखिए मुझे ये लगता है कि लोगों को ये आइडिया नहीं था कि बॉलीवुड में जाके कोई अचानक से आदमी कोई सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरा जब नाम अनाउंस हुआ ना उस टाइम पे टीवी के ऊपर एक नाम आया, ये जो तेरी पायलों के नीचे, आनंद राज आनंद, लिरिक्स बाय आनंद राज आनंद। अब मेरे को ये भी बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मैं गाने अपने लिख के लाया था, तो ऑलरेडी से तो मैं समीर साहब, जावेद अख्तर साहब, इन सब लोगों के साथ मुझे लगा यार अगर मैं काम नहीं करूँगा हैं तो मैं मतलब मेरे को कोई लिरिक राइटर प्यार नहीं करेगा, मेरा साथ नहीं देगा। बट होता क्या था, मेरे पास इतना स्टॉक था, वो एज इट इज़ ही फाइनल हो जाता था। तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जावेद साहब, समीर साहब, इनको मैं सुनता था, लेकिन गाने फाइनली हो जाते थे तो अपने। तो ये आइडिया नहीं था मुझे कि मैं आया हूँ सिंगर बनने और इस तरह से मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन का चांस मिल जाएगा और मेरा सिंगिंग का पैशन जो है ना वो अंदर ही रह जाएगा। तो मैं गा नहीं सका फिर गाने। फिर बहुत बाद में जब ये संजय गुप्ता आए तो इश्क समंदर, दिल दे अंदर, ये माही वे सब हुआ। तो उस टाइम की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में जो मेन फ़र्क है कि उस टाइम इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल थी। आज तो मतलब कोई भी स्ट्रगल किसी का नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ा एक ईश्वर का वरदान रहा है कि इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच में मुझे आई डिड अबाउट 95 फिल्म्स इन 10 years, ऑलमोस्ट 1 film एवरी मंथ। और दिल चोरी साडा हो गया एल्बम, और इतने सारे सुनीता राव की एल्बम, श्वेता शेट्टी की एल्बम, कमाल खान की एल्बम, बहुत सारी प्राइवेट एल्बम्स भी मैंने करी थी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस टाइम इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल थी। मेरा नसीब, मेरे जैसा नसीब हर किसी, मेरे से अच्छे गाने वाले, लिखने वाले चांदनी चौक की गलियों में बैठे होंगे। मैंने कई ऐसे सिंगर्स सुने हैं कि मुझे शर्म आती है। नैनीताल गया था, एक डफली के ऊपर कोई नुसरत फ़तेह अली खान जी का गाना गा रहा था, मेरी आंखों से पानी निकल आया। मैं कह रही इतना अच्छा तो मैं भी नहीं गा सकता। तो मैं ये कहूँगा कि ये नेचर की कॉल होती है। बंदा जो कहता है ना मैंने किया, मैं आया, मैंने फाड़ दिया, ये सब गलत है। जिसको कहते हैं जिसे वो तौफीक देना, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे वो तौफीक मिल गई कि मेरे से ये सब हो सका। वरना मुझसे अच्छा करने वाले राजस्थान में, इधर पूरी दुनिया में बैठे हैं कलाकार। तो वो इंडस्ट्री का बहुत मुश्किल टाइम था। और उस टाइम पे मेरा आना और मेरा छाना, ये ठीक है, बाद में तो कंटेंट के ऊपर ही होता है। कंटेंट इज किंग। गाना, यहाँ पे इंडस्ट्री में किसी को म्यूजिक डायरेक्टर से प्यार नहीं है, सबको गाने से प्यार है। अभी भी नहीं है वो। नहीं, गाना हिट है तो मामला फिट है। who is in love with a person? Everybody is in love with the talent of the person. And talent भी ऐसा होना चाहिए कि गाना आए तो लोग कहें यार गाना इनिशियल लगवाएगा पिक्चर को। उस टाइम पे ये बहुत होता था, गाना हिट होगा तो पिक्चर को इनिशियल लगेगा। हालांकि आज भी है, लोग आज भी राजेश खन्ना को याद करते हैं तो मेरे सपनों की रानी कब, वैसे याद करते हैं। किसी भी अवार्ड फंक्शन में आप जाते हैं, कुछ भी होगा, गाना ही चल रहा होगा, तो चलता संगीत ही है हिंदुस्तान में। तो वो जो मेरा छाना उस टाइम पे और आना टोटल गॉड के ऊपर है। और मेरी वो जो 11 साल की स्ट्रगल जो मैंने दिल्ली में की थी, वो आज तक किसी को नहीं मालूम था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू गेव मी अपॉर्चुनिटी टू शो यू दिस एल्बम। सॉरी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये 1984 में बनाई थी, तो 10-11 साल मैंने जो कागज़ फाड़ फाड़ के, मैं बहुत कदर करता हूँ लिरिक राइटर्स की, आपको सच्ची बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना मुश्किल होता है गाना लिखना। आज धुन किसी को चाहिए, वो यूट्यूब पे जाएगा, रेफरेंस देख लेगा, इस कौन कौन से वेडिंग सॉन्ग है वैसा बना देगा। किसी को अरेंजमेंट चाहिए तो वो अरेंजमेंट का इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का साउंड डिज़ाइन ढूंढ लेगा, ये चाहिए। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है दोस्त गाना लिखना। एंड मुझे बड़ा दुख होता है
कि लिरिक राइटर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को सबसे कम पैसा मिलता है। आई विल रिक्वेस्ट बॉलीवुड कि राइटर्स नहीं होते तो सिंगर बोलता क्या, राइटर्स नहीं होते तो शाहरुख खान डायलॉग क्या बोलता। तो राइटर एक बुनियाद होती है। बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लिरिक राइटर्स की। मैं बेशक काम बहुत कम लोगों के साथ कर चुका हूँ, इरशाद कामिल जी, अमिताभ भट्टाचार्य, कुमार, मैं इन सब का फ़ैन हूँ। लेकिन इस दौर में मेरा वो जो बीच में गैप आया था, जिसकी मैं वजह बताऊँगा क्यों आया था, वरना इन सबके साथ मेरा काम करने का बहुत मन है। और अभी सेकंड इनिंग जो मैं प्लान कर रहा हूँ, इसमें भी अभी 2006 से अब इतना टाइम हो गया, आपको पता है। तो मैंने जो अगर 11 साल में उतना बनाया था, तो अभी तो उस टाइम पे 84 से मैं 95 में फर्स्ट इनिंग मेरी गॉड ने कर दी थी। अब तो मेरे पास डबल इम्पैक्ट है, मेरे पास लीगेसी है इतने गानों की। बट फर्स्ट इनिंग वाज फॉर मी सर, बट सेकंड इनिंग इज़ फॉर माय किड्स। और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्यों मेरे जो दोबारा मूड बना, ये शांति के बाद मेरा क्रांति करने का मन क्यों हुआ। माय डॉटर टोल्ड मी, डैड मेरे फ्रेंड के फादर ना बहुत बड़े फ़ैन है आपके, कांटे का वो म्यूज़िक है ना, जाने क्या होगा हमारे। मैंने बोला अच्छी बात है बेटे, तो इट्स नाइस। कहती नहीं डैड, मेरी फ्रेंड आपकी फ़ैन क्यों नहीं है। कहती जब मैं उसको बताती हूँ बिल्लो रानी पापा ने गाया, ये ऊंचा लंबा कद किया ये सब, तो को हैरान हो जाते हैं। कहती आपने अपना फेस कभी दिखाया ही नहीं। मैंने बेटा उस टाइम पे नहीं होता था इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब। तो हम लोग आज तो क्या होता है कि हमने शायद 90-95 पिक्चरें करके 5 इंटरव्यू भी नहीं दिए होंगे लाइफ में। आजकल एक गाना भी हिट हो जाता है, वो भी किसी के साथ कोलैबोरेशन में भी, तो उस गाने का तूफान खड़ा कर देते हैं सब लोग पब्लिसिटी से। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर टैलेंटेड पीपल। तो इसलिए मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। अब मेरे पास जो कंटेंट हो गया, 1000-2000 गाने, कम से कम 300-400 तो मैंने डिवोशनल गाने बना के रखे हुए हैं। मैं उसमें स्पिरिचुअल में चला गया था, बीच में थोड़ा डिप्रेसिव फेज़ आया था, तो देन फिर मैंने स्पिरिचुअलिटी को गले लगा लिया। मैं थोड़ा सॉलिट्यूड में पहाड़ों पे निकल जाता था 2-2 महीने के लिए। तो पहले जो नेचर कॉल थी मेरे लिए आई थी, और अब जो नेचर कॉल आ रही है वो मेरे बच्चों के लिए आ रही है। आई प्रॉमिस्ड माय किड्स आई विल बी बैक। सो यू आर ऑलरेडी बैक? नहीं, बैक मतलब क्या है कि देखो, मैं दावा नहीं करता हूँ, दावा तो गुरूर होता है। मैं वादा भी नहीं करता हूँ, वादा टूट सकता है, लेकिन मैं इरादा ज़रूर कर रहा हूँ। अगेन इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे। आपने इंडस्ट्री के में बोला कि तब इतना चांस नहीं था, मतलब अभी बहुत ज़्यादा चांस है टैलेंटेड लोगों के लिए। बट तब आई एम श्योर कि हर इंडस्ट्री में होता है कि जब एक कोई आदमी ऊपर उठता है तो बहुत लोग खींचने के लिए भी नीचे होते हैं। हर एक प्रोफेशन में आई थिंक होता है। तो तब भी ऐसे लोग होते थे? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि जो जहाँ होता है ना, वो अपनी वजह से होता है, और जो जहाँ से जाता है अपनी वजह से जाता है। कोई किसी को भेज नहीं सकता। हाँ, कुछ ऐसी अगर अपना दिमाग ख़राब हो जाए, आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाए, आपका बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाए, तो लोग टैलेंट से ज़्यादा बिहेवियर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और बिहेवियर में क्या होता है, कंफर्ट जोन होता है, और कंफर्ट जोन में गाने बनाने का मज़ा बड़ा आता है। तो जब तेवर में आ जाता है इंसान, तो फिर वो रब के साथ नहीं जुड़ा रहता, अपने गुरूर में आ जाता है, तब गलती हो सकती है। तो हो सकती है, हो गई हो किसी से। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जितने भी म्यूजिशियंस थे मेरे साथ जिन्होंने काम किया। मैं एक म्यूजिशियन है ध्रुव ज्योति फुकन, आप पूरी इंडस्ट्री को मालूम होगा, जिनको मैं कांटे फिल्म के म्यूज़िक के लिए लेके आया था गुवाहाटी से, क्योंकि कांटे में मुझे बिल्कुल ब्रांड नया साउंड चाहिए था। संजय गुप्ता वॉज वेरी स्टेक अप, उसने बोला ये फिल्म इंटरनेशनल है, पूरी फिल्म LA में शूट होनी है, एक भी सीन इसमें देसी नहीं है आनंद, और ये मेरी CDs की कलेक्शन है, तुझे सुनना पड़ेगा, मुझे यही साउंड डिज़ाइन चाहिए। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट। तो उसमें ग्रूव थी, ठुकाक ठुक ठुक ठुकाक, तो मैंने वहीं पे उनके लिए वो गाना कंपोज कर दिया था। माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ और है। तो वो जो जुनून था ना उस टाइम पे काम करने का, तो आपका जो सवाल था ना यही था कि लोग खींचते हैं, कोई नहीं खींच सकता। इंसान अपनी गलती से पीछे हो सकता है और अपनी सफरिंग से सीख सकता है, और सीख के फिर भी आ सकता है। तो
रोकने वाला तो कोई नहीं होता। अगर बंदे के अंदर भगवान ने, अब गुलाब हो आप, भगवान ने आपको गुलाब बनाया है तो आप गेंदे की खुशबू नहीं दोगे, गुलाब की दोगे। टैलेंट दिया है तो दिया है भाई। अब मेरे से कोई पूछता आप कैसे बना लेते हो, मैं कह यार जैसे आप किसी ज्वेलर से पूछ रहे हो ज्वेलरी कैसे बना लेता है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। मेरे को आता है, रब ने मेरे को दिया है, मेरे से बन जाता है। और जो लोग कहते हैं ना गाना बड़ी मेहनत से बनाया, ये सब मैं मानता नहीं हूँ। गाना तो मेहनत से ख़राब होता है, बड़ी मेहनत से ख़राब करते हैं लोग गाने। गाना तो एफर्टलेसली होता है। आज मैं कहता हूँ अब मिथुन ने भी गाना बनाया क्योंकि तुम ही हो, मैं बहुत दीवाना उस गाने का। तो मुझे समझ में आ गया। मैंने मिथुन के वो कई पॉडकास्ट देखे, तो मुझे वो मोहित सूरी के साथ जब उनकी कहते मैं 1.5 महीना लगा रहा कुछ नहीं हुआ, सही आ रहा तो सडनली नहीं उसके लिए क्योंकि तुम ही हो के लिए, आशिकी के लिए, तो सडनली मैंने जाते ही उनसे पूछ लिया यार अच्छा नहीं बन रहा तो एक लाइन कुछ बता तो दो। कहता बस यही लाइन है क्योंकि तुम ही हो। वो गए होंगे तो उन्होंने एफर्टलेसली क्योंकि तुम, अब ये क्या ना शेव करते करते भी आदमी ऐसे कर सकता है, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, रिकॉर्ड कर लो फ़ोन में। तो वो जो बूंद होती है ना पहली आमद, वो एहसास से होती है। कंफर्ट लेवल डायरेक्टर का और म्यूज़िक डायरेक्टर का, एंड म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर का जब कंफर्ट लेवल होता है ना, तब जाके गाना बनता है। आज सिंगल्स की मार्केट में मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डायरेक्टर नहीं होता, सिंगल्स गाने खुद बनाने पड़ते हैं। लेकिन अभी हम रेफरेंसेस अब दुनिया भर के हैं। मैं तो आर्टिस्ट को देख के उसकी आवाज़ सुन के गाना बना देता हूँ। हंस के लिए बनाया था दिल चोरी साड़ा हो गया, जब इन्होंने बोला था भूषण कुमार जी ने, आनंद यार ये दिलेर मेहंदी तो मैगना साउंड के पास साइंड है, ये किस सिंगर है यार, ये हंस इनके लिए कुछ पंजाबी गाना बनाना है। तो मैंने उनके गाने सुने, मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल सूफ़ी सिंगर हैं, क्लासिकल लेवल के, इतनी तैयारी वाले सिंगर से मैं इतनी कम तैयारी वाला गाना कैसे गवाऊँगा। बोले नहीं करना तो पड़ेगा, सुपर हिट कोई गाना बना के दो। तो एक श्याम बलकार करके एक राइटर थे, उनके पास एक मुखड़ा था, दिल चोरी साडा हो गया हूँ की करिए, आई कंपोज दिस सॉन्ग व्हेन, तो मुझे लगा ये गाना सही है। तो मैंने हंस जी को बुलाया, उन्होंने गाना गाया, दिल चोरी साडा हो गया। तो थोड़ा सा ना हरकत में उनकी बरकत है, वो ही तैयारी सीखे है उस्तादों वाली, तो उनसे कम उस्तादों वाला काम कैसे कराएं। फिर मैंने उनको बोला पाजी एक रिक्वेस्ट कर रहा, ये देखो ये सिक्का है ना, सिक्के पे सिक्का रख दो, बस जैसे मैंने गाया ना सेम कॉपी कर दो। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने 2 घंटे में गाना गाया। और एंड चोरनी एल्बम 42 lakhs ऑफिशियली बिकी थी उस टाइम पे कैसेट, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हिट थी। 42 lakhs चोरनी एल्बम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एल्बम्स। वो फिर गाना फिल्म में भी यूज़ किया भूषण जी ने, अभी हनी सिंह ने उसको सोनू के टीटू की स्वीटी में, सोनू की टीटू। बट सर आपने इतना इंडस्ट्री के बारे में बताया, अभी आपका जो म्यूज़िक है आपका, मतलब अभी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में म्यूज़िक चल रहा है उसके ऊपर आपको क्या लगता है? मेरी फिल्म के ना सारे के सारे म्यूज़िक आप देखेंगे एक टाइप के नहीं होते हैं। अब जैसे मैं नदीम श्रवण जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर्ट सबकी आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बट मैंने देखा कि उन सबके ना एक स्टाइल होता था। तो मुझे ऐसा लगता था यार हर फिल्म की कहानी अलग है, तो फिल्म का स्टाइल, हर फिल्म का म्यूज़िक कैसे सेम हो सकता है। तो खाली आनंद की एल्बम थोड़ी बननी है उस फिल्म के। अब गोविंदा का गाना है, अय्या मैया प्रेम जाल में फंस गई मैं, तो अब कांटे में कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, तो इस तरह से अलग अलग फिल्म के अलग अलग गाने। हाँ मेरे पास खाली रोमांटिक फिल्में आती तो फिर मेरा स्टाइल होता भी। आनंद ने इतने, मेरे पास किस्मत ऐसी थी कि मेरे को सारी एक्शन फिल्म्स को बनाना पड़ा, म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्म्स। वेलकम में 3 गाने, ऊंचा लंबा कद, किया होठ रसीले। तो कॉमेडी और एक्शन फिल्म्स को म्यूज़िक बनाना एक मतलब चैलेंज होता है, इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि उसमें दर्द है नहीं है। तो अभी वेलकम की बात कर रहे थे, हाँ वेलकम का मेरा सवाल है, ठीक है 3 गाने आपने दिए जो अभी भी आज तक लोग प्ले कर रहे हैं, तो म्यूज़िक के ऊपर तो बात करेंगे इन गानों के ऊपर, बट अक्षय कुमार सर, मतलब अभी भी वो उस पर भी आऊँगा कि आप बात कर दें कि नई फिल्म के लिए आप कर रहे हैं, बट कोई किस्सा आपको याद है अक्षय सर के साथ इन गानों के रिकॉर्डिंग की टाइम? नहीं, मैं बता दूँ, ये बड़ा प्यारा किस्सा है। मैं फिरोज़ खान साहब के साथ मूवी कर रहा था, जानशी, उनके बेटे लॉन्च अपना, उनके बेटे की फिल्म थी जानशी। तो फिरोज़ खान साहब को गाने बड़े पसंद आ गए
फिरोज़ खान साहब एक्टिंग कर रहे थे वेलकम में, हम्म तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे फिरोज़ खान साहब ने बोला कि आनंद तू अनीस बाज़मी को जानता है? मैं कहा सर नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है सर यू आर डूइंग मूवी विद हिम, तो आप मेरे को उनसे मिलवा दे। कहते साले वही तो बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं कहा सर फिल्म इज़ ऑलरेडी बीइंग लॉक्ड, सम अदर म्यूज़िक डायरेक्टर इज डूइंग। बोले तू अनीस के साथ तेरी मीटिंग फिक्स करा रहा हूँ, मिल। अनीस भाई के साथ मीटिंग फिक्स हुई। अनीस भाई की शूटिंग थी 1 महीना बाद, 3 गाने उनको चाहिए थे एंड ऑलरेडी फिल्म हिमेश जी वॉज वेरी बिजी, हिमेश वॉज वेरी बिजी। तो टाइम पे कई बारी डेट्स की वजह से, नहीं टैलेंट की वजह से गाना नहीं निकला, ऐसा नहीं होता है। कई बारी डेट्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि क्लैश हो जाता है, गाना जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी नहीं मिल रहा। तो वो चांस था मेरे लिए कि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे या क्या था, तो मुझे उन्होंने बोला यार हिट गाने चाहिए 2-3 आनंद। तो पहले हिमेश सर के पास जाने वाला था, बट डेट्स की वजह से फिर बाद में, डेट्स की वजह से या जो भी वजह से, या फिरोज़ खान साहब तो जानते हैं आप म्यूज़िक उनके नाम पे क्या होता है। फिरोज़ खान साहब किसी को बोलते हैं अगर कि ये लड़के में दम है तो उसको सुनना तो बनता है। तो अनीस बज़मी साहब ने एहतराम किया फिरोज़ साहब की बात का और मुझे बुला लिया और मुझे बोले देख मेरे को गाना शुरू करना है नाना पाटेकर से। मैं कहा नाना पाटेकर से गाना शुरू करना मतलब तो बड़ा टफ काम है। तो बोले 3 हीरोज़ हैं, तीनों अपनी अपनी माशूक के साथ डांस करेंगे, गाना एक ही रहेगा, इंटरकट होके गाना चलता रहेगा। तो नाना पाटेकर, अक्षय कुमार एंड अनिल कपूर विल बी देयर, तो कोई ऐसा गाना चाहिए। तो मैंने कहा सर एक शेर है, पहले सुनाता हूँ आपको मैं। ये इसरार इंसारी करके एक लिरिक राइटर थे, उनका मेरे पास कुछ मुखड़े पड़े हुए थे। तो पहला शेर था, मैंने कहा अगर नाना की एंट्री करनी है तो हम शेर से कर सकते कि कैसे। होश उड़ा देता है मेरा नूर मुजस्सिम ऐसा तेरा, टंग डंग 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 डंग। मैंने कहा टंग डंग से सर अब अक्षय और अनिल को ले आना, यहाँ से ना यहाँ इतना पार्ट नाना जी से गवा लेते। कहते हाँ यार यहाँ तक का तो सीन मेरा बन गया, आगे क्या होगा। मैं कहा सर आगे सर अब आगे मेरे को टाइम दे दो। तो वही मैंने कहा सर अभी ड्रॉप आई है बस ये मेरा फार्मूला है। आमद जो आती है ना उसको फिर वो बारिश की जो बूंद गिरती है ना एक आर्टिस्ट के ज़िंदगी में, उसको फिर वो ओशन दरिया बनाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो दैट वाज फिर उसके बाद पूरा इसरार अंसारी को बुलाया गया, मैंने बुलाया भैया गाना तेरा शेर तो बहुत अच्छा लगा, आगे मुखड़ा फिर उन्होंने दिया। तेरा सरापा ऐसा है हम दम 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 दम, अरे जब से हम हैं तुमसे मिले कसम हम रहे नहीं हम, किया क्या किया गया। बट अक्षय सर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है उनका कुछ? अक्षय जी से मैं अभी मिला था, वेलकम टू जंगल अभी बन रही है ना। अच्छा, मिले उनको साथ गाने कर रहा हूँ, एक गाना शूट भी हो गया उनका, आई एम डूइंग विद फिरोज भाई एंड आई एम वेरी हैप्पी। वो फिर अक्षय सर ने मुझे तो अक्षय सर ने खुद बुलाया कि एक अभी कैसे हुआ? मतलब नहीं ऐसा नहीं, मैं शूटिंग पे गया था, गाने की शूटिंग हो रही थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया अपने प्रोड्यूसर को, सर आई वुड लाइक टू कम। तो स्टूडियो अहमद खान डायरेक्टर है, अहमद जी ने वो गाना बड़ी मेहनत से बनवाया मेरे से। तो वो जब हम शूटिंग पे गए तो अक्षय साहब ही अप्रिशिएटेड मी, उनको नॉस्टैल्जिया मालूम है, ऊंचा लंबा कद किया सब मेरे गाने हैं। तो मैं अक्षय सर की भी म्यूज़िक की सेंस की बड़ी दाद देता हूँ। वो पंजाबी म्यूज़िक को जिस तरह, मैं भी पंजाबी हूँ, तो अभी ये आने वाले टाइम में अभी माल निकलेगा, अभी शोर नहीं मचाना है क्योंकि हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो वेलकम का नॉस्टैल्जिया है ना, आप और अक्षय सर की जो जोड़ी है वो वापस हमें वेलकम 3 में देखने मिलेगा। यस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी टचवुड। मुझे सिर्फ घबराहट वाली खुशी होती है, मुझे प्रॉपर खुशी नहीं होती कभी जब तक रिजल्ट ना आ जाए। ओके, मैं थोड़ा इस पे और ज़्यादा बात करूंगा, ठीक है? वेलकम 3 के बारे में नहीं, वो तो हम लोग वेट कर रहे हैं। वेलकम का आपने किस्सा तो बता दिया, बट ऐसे कोई एक चीज़
जो किसी को पता नहीं है वेलकम के सॉन्ग रिकॉर्डिंग के टाइम, जो अपने 3 गाने के, कोई भी गाने के, कोई भी एक किस्सा जो किसी को पता नहीं है। ऐसी एक ही चीज़ है कि किसी को पता ही नहीं था गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। छप्पर में गाने रिकॉर्ड हुए, उसके बाद दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को मालूम हुआ कि गाने हो गए रिकॉर्ड। अच्छा, ये तीनों यही सीक्रेट था कि किसी को पता ही नहीं था कि वेलकम में ये सडनली आनंद राजानंद कहाँ से आ गए। तो दिस वाज द ओनली थिंग। ओके। और भी आपने आइकॉनिक गाने किए, ठीक है, गोविंदा सर। हाँ, मैं एक बात से और बड़ा खुश नसीब हूँ। बड़े आजकल ना आपने देखा होगा, कभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी म्यूजिक डायरेक्टर से गाना नहीं गवाता है, हैं? या फिर म्यूजिक डायरेक्टर मोस्टली सिंगर नहीं होते। मैं तो सिंगर हूँ लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बन गया लेकिन मुझे बनना सिंगर ही था। मुझे गाने का बेहद शौक है। मेरे हाथ में जब माइक आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्डर के हाथ में प्लॉट आ गया। आई फील सो गुड वाइल सिंगिंग। तो वो फिर हाँ, क्या बात हो रही थी? तो मैं गोविंदा सर के बारे में अभी पूछ रहा था। नहीं, मैं हाँ पहले ये बताता हूँ कि अपना ये 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनने मेरे से गाना गवाया। बिल्लो रानी प्रीतम ने गवाया, जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। तो मुझे विवेक अग्निहोत्री जी का फ़ोन आया कि आनंद एक गाना है तो तुमको गाना है, लेकिन मुझे लेवल वही चाहिए, इश्क समंदर दिल अंदर, वो लेवल का पावरफुल वॉइस चाहिए। मैंने कहा सर ठीक है गा दूंगा। कहते लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है। मैं कहा सर इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैं तो उसका फ़ैन हूँ। एंड प्रीतम के पास जो म्यूजिशियन भी जो थे ना, वो जब मेरा कांटे के म्यूजिशियंस जिनको मैं लेके आया था गुवाहाटी से, 10 साल उन्होंने मेरे साथ काम किया था, ध्रुव ज्योति फुकन। फिर 10 साल के बाद वो प्रीतम के पास है। आज उनके हेड म्यूजिशियंस वही हैं। बट वी आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। यू आई रिस्पेक्ट प्रीतम, ध्रुव, मी। ये इंडस्ट्री में सब फ्रीलांसर्स होते हैं। जब सही काम इंसान करता है तो अपना मेहनताना देना होता है, लेकिन रिश्ते अच्छे होने चाहिए। एक चीज़ बड़ी कमाल की होती है कि जब दिल फटता है ना, तब बिल फटता है। दिल सबसे फीलिंग सबसे पहली चीज़ है। आप जिसके साथ काम कर रहे हो ना, उनके साथ आपको प्यार होना चाहिए और उनको भी आपके साथ प्यार होना चाहिए। तो मैं बड़ा खुश नसीब रहा हूँ इस मामले में। मेरे सारे म्यूजिशियन सब जिनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। फिर बिल्लो रानी गाने के बाद मैंने प्रीतम को फ़ोन भी किया, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की। फिर उसके बाद एक दिन नरेश, आई थिंक नरेश मल्होत्रा, नहीं हाँ नरेश मल्होत्रा कर, जो डायरेक्टर थे अग्निपथ के, उनका फ़ोन आया, आनंद यार एक गाना है शाह का रुतबा, उसमें ऋषि कपूर का पार्ट है, आपको गाना है। तो अजय अतुल म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो यशराज में उन्होंने बुलाया, वो गाना गाया। तो मैं इस मामले में भी बड़ा खुश नसीब हूँ कि इंडस्ट्री में 2 टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने एक मतलब गाना मेरे पे छोड़ दिया। आनंद तू फ्री है, जो मर्जी कर। बस उन्होंने एक बेसिक धुन समझाई थी। फिर मेरा क्या जुनून होता है, मैं वो फिर क्या होता है, जैसे मीरा मगन है ना अपने आप में, उस तरह से गाता हूँ मैं। ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं हूँ, क्रिएटिव ज़्यादा हूँ। बट अभी आपके कोई फेवरेट सिंगर्स हैं इंडस्ट्री के? सारे ही फेवरेट है यार। कोई आपके टॉप 3 चलो बताइए। नहीं यार, मैं सिंगर्स में टॉप 3 को कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सिंगर खाली गायकी की वजह से नहीं होता है, कंपोजर की वजह से होता है, लिरिक राइटर्स की वजह से होता है। और इसमें जिसका दौर चल रहा है ना, उसका मालिक चला रहा है, बस यही है। कोई भी बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं दुनिया के अंदर। आपका कोई फेवरेट एल्बम रहा है रिसेंटली? चल रहा है ना, वो वही, उसका वक्त वही चला रहा है, ईश्वर। कोई लास्ट 4-5 सालों में कोई आपका फेवरेट एल्बम जो आपको बहुत अच्छा लगा है किसी और का? हाँ, मुझे ये अपना आशिकी का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा। आशिकी 2, आशिकी वो जो वन थी, जिसमें क्या आदित्य रॉय कपूर का, उसका तुम ही हो वाज माय वेरी फेवरेट सॉन्ग। क्योंकि मैंने देखा कि जो गाने बड़ी मेहनत से बनते हैं ना, वो लोग भी बड़ी मेहनत से सुनते हैं। एफर्टलेस कंपोजिशन जो होती है ना, वो एफर्टलेसली सुनी जाती है। जैसे सिंगर कई बार बड़ी एफर्ट से गाते हैं ना, तो सुनने वाला भी एफर्ट से सुनता है। आज अरिजीत सिंह को क्यों लोग इतना ज़्यादा वो कहते हैं? अरिजीत एक क्रिएटिव सिंगिंग करता है, कैलकुलेटिव सिंगिंग नहीं करता है। मतलब अपनी धुन में मगन होके वो गाता है। जितने भी और भी सिंगर्स जो अभी हैं, सिंगर बहुत बढ़िया होना या बहुत कम बढ़िया होना नहीं होता। सिंगर वो है जब वो गाता है तो आपके दिल पे लगना चाहिए। बस गाना दिल पे लगना चाहिए, या दिल पे लगे या पाँव पे लगे, या तो नचा दे और या फिर रुला दे या फिर हील कर दे आपको। तो आई बिलीव एवरीबडी सिंगिंग गुड,
जिसको चांस मिलता है, जिसके अंदर टैलेंट, आप जुबिन नौटियाल भी अच्छा गाते हैं, अरिजीत है, सोनू का तो मतलब मैं ये कहूँगा कि उसको तो ऑटो ट्यून की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ही इज़ वेरी परफेक्ट सिंगर। लेकिन उनका फिर यही भी कहूँगा कि उनका जो अंदाज़ है ना कैलकुलेटिव है, बहुत मतलब वो अगर सोनू को आप शो करते हुए सुन लोगे ना, लाइव शो, तो मतलब ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, एक एक नोट वो इतना कैलकुलेशन से लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे पुराने भी सिंगर से, हेमंत कुमार साहब थे, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, लेजी सिंगिंग है, लेकिन लेजीनेस भी क्रेजीनेस हो जाती है जब टाइम चलता है। तो हम लोगों ने बहुत गानों की बात की, आपने 80s 90s पूरी जर्नी बात की। अभी आप ही डिसाइड करिए कि ऐसे कोई 2000s वाला कोई गाना आपका जिसका किस्सा बताना चाहोगे, जो हम फैंस को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। एक किस्सा था, मैं एक मूवी कर रहा था गोविंदा की, हद कर दिया आपने। उनके साथ मैंने काफ़ी मूवीज़ की है, लेकिन 5-6 मूवीज़ की हैं। संजय दत्त के साथ भी कितनी मूवीज़ की हैं। तो मेरा क्या था कि मेरे पास चॉकलेटी हीरोज़ नहीं थे, और इसमें भी मेरा भी कसूर नहीं था। मेरे पास इतना काम आ रहा था कि मैंने बचपन से, हम शॉप में फादर यही कहते थे, बेटा ग्राहक छोटा बड़ा नहीं होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी काम आए करना चाहिए। तो मैं थोड़ा स्ट्रेटजिक नहीं था इतना ज़्यादा, मेरे मैनेजर भी इतने अच्छे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग। तो मुझे नहीं पता था छोटी फिल्म और बड़ी फिल्म क्या होती है। हर फिल्म में मैं बेहतरीन अपना काम करने की कोशिश करता था। तो उस टाइम पे, आज की डेट में तो छोटी बड़ी फिल्म कोई नहीं होती, आज की डेट में तो कॉर्पोरेट्स फिल्म को बड़ा कर देते हैं, छोटी सी भी होती है। तो आज कोई भी आप नई स्टार कास्ट की फिल्म सैयारा देख लो, कितनी बड़ी कर दी गई। तो मार्केटिंग उस टाइम पे इस लेवल का पागलपन नहीं होता था। उस टाइम पे छोटी फिल्म आती थी तो लोग थिएटर में नहीं जाते थे, तो गाने अननोटिस हो जाते थे। मेरे बहुत से गाने, एक गाना मैं आपको बताता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट गाना था, छोड़ो ना यार करके फिल्म आई थी, तो फिल्म रिलीज़ भी पता नहीं हुई थी शायद। तो उसका एक गाना था, मुझे बहुत पसंद है ये, पता नहीं आपने रेडियो से कभी चलाया नहीं। खसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा ले, कसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, जिया धड़का ले, सपनों को अपने सजा ले, सजा ले, कसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा ले। अब यही गाना महेश भट्ट की फिल्म में आ जाता तो और हो जाता। तो वो फिल्म रिलीज़ भी, तो बड़े बेहतरीन गाने। वो मैं अक्सर बोलता हूँ, एक बारी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था, आनंद कभी तेरे को किसी बात का वो दर्द होता है? मैंने कहा हाँ यार दर्द तो होता है कभी कभी। तो क्या, मैं कहा अब क्योंकि हम ज्वेलर हैं तो उसी तरीके से मैं कहा यार देख, कोई बड़ी खूबसूरत लड़की अगर 20 कैरेट का डायमंड डाल के बस में चढ़ जाए तो लोग कहेंगे यार आर्टिफिशियल ही है, और कोई लड़की अगर आर्टिफिशियल डाल के मर्सिडीज से उतर आए तो लोग कहेंगे सारा डायमंड ही है। मैंने कहा यार मैं डायमंड डाल के बस में चढ़ गया कई बारी। मैंने बहुत बढ़िया गाने ऐसी फिल्मों में दे दिए जो फिल्म चली नहीं, नोटिस नहीं हुई, कई तो रिलीज़ नहीं हुई। एक जावेद अख्तर साहब जी के साथ मैंने फिल्म की थी, एक था दिल एक थी धड़कन, वो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई, परवीन भाई ने बनाई थी। उसका एक गाना था, जावेद साहब ने बहुत तारीफ़ की थी उस गाने की कि आनंद क्या धुन बनी हो। गाना मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा क्योंकि दैट इज़ द ओनली सॉन्ग विच जावेद अख्तर साहब ने एक ही फिल्म की थी मुझे, और ये गाना शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, पहली बार किसी मैं चैनल पे सुना रहा हूँ। अब राइटिंग देखिए उनकी, रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियाँ, मौसम सारे हैं अपने रंगीन सपने हैं मेहरबान, यूं ही गाएंगे मिलके हम गीत दिल के सदियों यहाँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए, मतलब थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा गाना है, और मतलब रिलीज नहीं हुआ, दुख हुआ यार बड़ा। अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया था, बहुत ही अच्छा गाया था।
अंतरा भी कमाल था। आवाज जैसे कोई गूंजी है, मेरे लिए दुनिया में तू ही है, मर के भी जाना तेरे दर पे लौट आऊंगा, ना रे ना 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 मैं बताऊंगा, वादा जो किया है पूरा होगा, मेरी जान रेशम जैसी है राहें, खोले हैं बाहें ये वादियां। तो ये गाना कभी रिलीज नहीं हुआ कभी है? रिलीज नहीं हुआ। आई डोंट नो, बाद में उन्होंने म्यूजिक कंपनी ने यूट्यूब पे डाल दिया हो तो आई कांट। तो बट ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ कि मिस्ड शॉट्स जो होते हैं ना, बंदा मतलब एक तो होता है ना, गोली मारे बंदा सीधा गोले के अंदर निशाना लगता है। मेरे बहुत से तीर अंधेरे में चले गए, निशाने पे लगे नहीं, लेकिन बेहतरीन गाने थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिल्म का टाइटल सुनता था ना, उसका टाइटल सॉन्ग बना देता था, चाहे मीटिंग प्रोड्यूसर से हो ना हो। आप हद कर दिया आपने के बारे में बात कर रहे थे। हद कर दी आपने की बात करते हैं अभी। ये जो किस्सा है ना, ये बड़ा ही गज़ब का किस्सा है, क्योंकि डायरेक्टर मनोज अग्रवाल बोले यार मुझे ना एक सैड सॉन्ग चाहिए गोविंदा पे। मैंने कहा यार गोविंदा पे सैड सॉन्ग, मतलब ये कौन सा इम्तिहान ले रहा तू? गोविंदा को तो कोई उदास देखने नहीं चाहता, वो इतना खुशनुमा चेहरा है, और वो मतलब उसकी वो सैड भी किसी को देखेगा तो ऐसे लग रहा है शरारत कर रहा है, उसकी आंखों में शरारत। मैं सैड सॉन्ग कैसे गोविंदा पे, व्हाट आर यू टॉकिंग, ऑडियंस उठ जाएगी भाई। कहता नहीं आनंद जी सिचुएशन है, सेकंड हाफ में सिचुएशन है। ऐसा मेरे साथ मस्ती में भी हुआ था, वो भी किस्सा बताऊंगा आपको। दिल दे दिया जहाँ तुम्हें देंगे, कॉमेडी फिल्म थी तो पूरी तो मुझे बोले कि मैंने नहीं गाना तो चाहिए। अब फिल्म लिख रहे थे, पूरा लिरिक्स आनंद बख्शी साहब का था, तो आनंद बख्शी साहब राइटर, उनके साथ हम गए उनके पास। तो सबसे पहले तो मेरा नसीब कि मेरी ज़िंदगी में एक फ़िल्म आनंद बख्शी साहब के साथ, जिनको सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सीखा आनंद बख्शी साहब के साथ, और इस गाने के बाद तो उनके साथ मेरा इतना प्यार हो गया, मैं उनके घर अक्सर जाता था, महफिलें भी करते थे हम लोग। तो एक गाना सोनू निगम की वॉइस में पहले चाहिए था, उसका किस्सा बताता हूँ। तो सोनू निगम का वो मुझे डायरेक्टर बोलता है, अब कई बार डायरेक्टर्स ना मेंटली प्रिपेयर हो गया था, यार गाना वो ये दिल दीवाना वो गली में गाना चाहिए। मैंने कहा यार अच्छा, ऐसे रेफरेंस देते थे? मैंने कहा सर आपने पहले ही बता दिया ऐसा चाहिए, अब मतलब फंसा दिया आपने, वही ले लो ना सुभाष जी से फ़ोन करके। कहते नहीं यार मेरे को वो एनर्जी चाहिए। तो मैंने वो गाना बनाया था, वो ट्यून बनाई थी। मैं आनंद बख्शी साहब जी की वो बता रहा हूँ आपको कि क्या महारत, हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट लिरिक राइटर्स, जो कि सादा अल्फाज में वज़नदार बात करते थे। वो ट्यून में लेके गया था, अब ऐसी ट्यून है ना। अब मैं क्यों बोलता हूँ, लिरिक्स आता है तो गाना प्रोडक्ट बनता है, तो लिरिक राइटर की बहुत ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए बॉलीवुड में, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने कितनी तकलीफें झेली है। जब मैं दिल्ली में होता था, मेरे पास कोई लिरिक राइटर नहीं होता था, कितने कागज़ फाड़ता था मैं, तब जाके एक चीज़ को मैं टिक मार्क करके फाइल में सजाता था, ये अच्छा बन गया है। तो इट्स वेरी वेरी हार्ड वर्किंग जॉब। गिफ्टेड हो सकता है कंपोजर, गिफ्टेड हो सकता है सिंगर, लिरिक राइटर मेहनत से बनते हैं। अभी भी उतना नहीं है, लिरिक राइटर मेहनत से बनते हैं, बट अभी भी उतना अप्रिसिएशन नहीं है लिरिसिस्ट को अभी? नहीं, अभी शायद मुझे लगता है दे अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, अभी वो अपना लेते हैं। इवन मैं तो बल्कि कहूँगा जो फिल्म की स्क्रिप्ट्स भी आप देखिए, बॉलीवुड में कितनी सारी फिल्म हम रीमेक इधर सब उठाते हैं इधर उधर से, ये उसकी रीमेक बना दो। अगर राइटर्स को पैसा दिया जाए, कहानी लिखने वालों को, उनके बेचारों के, उनको ये बोल दिया जाए ना यार तू ये टोकन ले ले इतना, और ये एस क्लास मर्सिडीज खड़ी है, अगर फिल्म 100 करोड़ की बिजनेस कर जाएगी तो गाड़ी तेरे को मर्सिडीज की चाबी दे दूंगा, वो 100 करोड़ की बिजनेस वाली फिल्म लिख देगा। आपको लगता है राइटर इज मेन, राइटर इज, एक डायलॉग नहीं होता आर्टिस्ट के पास बोलने के लिए, किसी बड़े से बड़े स्टार के पास दोस्त, अगर लिखने वाला नहीं होता। शब्द क्या है, गीता शब्द, कुरान शब्द, बाइबल शब्द, गुरु ग्रंथ साहब शब्द, शब्द नहीं है तो क्या है। अभी मैंने सुना कि राइटर्स की बहुत कमी है, ऐसा सुना है मैंने। ऐसा नहीं होता,
जब किसी का सिक्का चलता है, हमारी बॉलीवुड में ये बड़ी थोड़ी सी अजीब बात है कि ऐसा नहीं, यहाँ कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता, नए लोगों को कभी एक्सप्लॉइट नहीं करता। इसमें भी क्या होता है, जब तक पुराना दूध वाला पानी नहीं मिला है, नया दूध वाला कोई नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि नए लोगों को चांस नहीं देना चाहिए, इसीलिए अब सिंगल्स में सबको मिल ही रहा है चांस। वो दौर चला गया, उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। आपने देखा होगा 40 साल लता जी ने अकेले गाया, 40 साल रफ़ी साहब ने अकेले गाया। मतलब कैसे चांस दे भाई, ये रफ़ी साहब है ना, दे कैसे तुमको। तो ये कई बार लोग हमें नाराज़ हो जाते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर से, हमारा बच्चा इंडियन आइडल में से निकल आया, वहाँ से फेम गुरुकुल से, इधर से आप नए लोगों को चांस नहीं देंगे। तो हम उनको यही कहते हैं कि यार मैं प्रोड्यूसर होता, मैं पैसे लगाता तो मैं कुछ कर भी लेता। तो मैं यही कहूँगा आज उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बॉलीवुड में चांस नहीं मिल रहा, तो अपने सिंगल्स बनाइए, यूट्यूब पे डालिए अपना। और अगर आपके अंदर गला है लेकिन कला नहीं है लिखने की और धुन बनाने की, तो कंपोजर्स के साथ, नए ग्रुप्स के साथ, अपने दोस्तों में ऐसे बैठिए जिनको लिखने का शौक़ है, क्रिएट अ हारमोनी। वो पता नहीं कब क्या बन जाए। तो ये जो आपस में कंफर्ट लेवल पे 2-3 स्ट्रगलर्स बैठ के कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि वो बेहतरीन गाना बन जाता है। तो हिम्मत नहीं हारे, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। तो बख्शी साहब ने लिखा गाना, ये वही फिल्म का किस्सा बता रहे हैं। हद कर दिया आपने वो किस्सा, क्योंकि अब मैंने ट्यून तो गा दी थी, बख्शी साहब ने लिखा क्या, आप देखिए। दीवानगी किसको कहते हैं। लड़का कहता है यार मुझे कोई जिंदगी में मिल जाए एक बस लड़की, बस बढ़िया सी, इतनी सी थॉट डायरेक्टर ने बताई। बख्शी साहब ने गाना लिखा, बेकरार मैं बेकरार, दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, अब के साल मेरा ये हाल बस खत्म, ये मेरा इंतजार हो जाए, काका किस शहर में रहती है वो, उसे ढूंढूं यहाँ वहाँ कहाँ 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 कहाँ। जी, ये आनंद बख्शी साहब, इसको बोलते हैं राइटर। क्या जेंजी गाना लिखा है, तब अब ये किस्सा है जो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को मालूम हो। ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं है, ज़्यादा एक आधी जगह कहीं पे मैंने कहा हो तो। गोविंदा पे सैड सॉन्ग की बात हुई, बख्शी साहब के घर हम गए डरते डरते, तो डायरेक्टर ने बोला कि आनंद मुझे गाना चाहिए गोविंदा पे सैड सॉन्ग। तो उन्हें बोला कि धुन बनाई है, मैंने हाँ, तो मैंने धुन सुनाई, तुरुरु तुरुरुरुरु तुरुरु तुरुरुरुरुरु, ताना नाना ताना नाना ताना नाना, सोच ले, ये सोच ले वर्ड था खाली। बख्शी साहब ने मुखड़ा लिखा, मर जाना प्यार ना करना वरना दिल टूट जाता है। गाना उन्होंने अंतरे लिखे। आप ये गाना ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन रेडियो मिर्ची पे अलाउड है ना अपना, म्यूजिक कंपनी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपको। ये गाने के अंतरे बख्शी साहब ने लिखे, मुखड़ा लिखा। मैं गाना लेके घर आ गया, मैं सारी रात पागलों की तरह पढ़ पढ़ के उस गाने को दीवाना हो गया। बस एक ही हुआ कि टीवी देख रहा था तो एक राज कपूर साहब की पिक्चर आ रही थी, उसमें टीवी पे गाना चल रहा था, मेरा नाम राजू घराना ना, बहती है गंगा वहाँ मेरा। वो राजू लफ्ज़ ना कहीं अटक गया मेरे दिमाग में। तो मुझे पता था फिल्म में इसका नाम राज है गोविंदा का, तो प्यार से रानी उसको राजू कहती है। तो मैंने फ़ोन किया मनोज अग्रवाल को, मैंने कहा मनोज जी, बख्शी साहब ने कमाल का लिख दिया है, लेकिन एक थॉट आ रहा है दिमाग में, सिर्फ पहली लाइन के लिए। अंतरे तो मैं आपको बोल के सुनाऊंगा इसके, ज़रूर, मैं गाऊंगा नहीं, बख्शी साहब की राइटिंग ज़रूर सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ दुनिया सब देखे कि आनंद बख्शी, सब तो को पता ही है, लेकिन वाई पीपल सैल्यूट हिम एज अ लेजेंड। तो मैंने कहा एक लाइन आ रही है, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। तो मनोज अग्रवाल बोले यार दोबारा सुना 2-3 बार। मैंने कहा सर ये जो राजू है ना, गोविंदा लगता है, राजू बिट्टू टीटू इस तरह के जो नाम होते हैं ना, चिच्ची, इट लुक्स लाइक जैसे किसी गोविंदा को ही देख रहे हैं। तो कहता बख्शी साहब ने तो गाना लिख दिया। मैंने कहा तो गाने में तो कोई चेंज करना ही नहीं, ओपनिंग लाइन है, खाली उनको सुनवा सकते हैं क्या?
कहते आनंद जी हिम्मत वाली बात है, आनंद बख्शी साहब के साथ तो मैं मतलब मैंने कहा ठीक है सर अवॉइड कर, कहता नहीं यार लेकिन लाइन दिमाग से जा नहीं रही, चलते हैं। बख्शी साहब के घर गए, कहते तो डरते डरते मनोज जी ने बोला आनंद ने एक पहली लाइन सर वो इसने कोई राजू करके कुछ लिखी है वो सुन लीजिए, तो मैंने लाइन सुनाई, ओए राजू प्यार न करियो डरियो दिल टूट जाता है। बख्शी साहब ने प्यार किया मुझे, गले लगा लिया, कहते यार पहली लाइन तो ये रखेंगे क्योंकि बाकी तो सारा गाना उनका था, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल दीवाना तू ना आना दिल की बातों में सोच ले ओए राजू प्यार। एंड दैट वाज द हिज ग्रेटनेस कि इतने बड़े लेजेंड ने वो कह दिया कि नहीं लाइन ये यही रख तुम। डायरेक्टर को भी बोला, उन्होंने क्या देखो अंतरे लिखे थे, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती हैं रातें, जान गवा बैठा अपनी जिसने खेला ये खेल दिलों का, ओए राजू प्यार न करियो दिल टूट जाता है, मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। मतलब एक एक लफ्ज एक लाइन देखिए उन्होंने क्या लिखी थी, एक लाइन लिखी थी कि प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज़ पराई, प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज़ पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई, हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई, ओए राजू प्यार ना करिए। क्या प्यारी लाइन है। हाँ मैं बख्शी साहब का मतलब उनका जूठा खाया हुआ, मैंने जूठा पिया भी हुआ है। तो खैर अब आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर टुडे फॉर अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल जी, इवन कुमार, सब बड़े अच्छे कमर्शियल राइटर्स हैं। मेरी जो भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में करने वाला हूँ, तो अभी मेरे पास जो वो वाला जो मेरे अंदर राइटिंग का कीड़ा था वो मेरी स्ट्रगल की वजह से था, मेरे पास कोई था नहीं, लेकिन अब मैं इन सब लोगों के साथ काम करूंगा आने वाले टाइम में। आज बहुत कुछ चीज़ें पता चली, एक ट्रिविया टाइप का ये पूरा पॉडकास्ट मेरे से फैंस के लिए। आपने इतना कंफर्ट दिया कि मतलब यू आर सो गुड एट रिसीविंग एंड कि डिलीवरी हैज़ टू बी ऑटोमेटिकली very effortless. It was one of my best experience. Thank you sir, coming from you means a lot. Thank you so much sir and all the best. जाने से पहले जो आपको मैसेज देना है आपके फैंस को, जो आपको बोलना है। मैं अपने फैंस को यही कहूँगा कि दुआएं कीजिए और इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं करने दूंगा आपको, बस आ रहा हूँ वापस। Perfect. Thank you so much sir and all the best आपको।